आर्थिक रूप से सक्षम दक्षिण कोरिया एक आदर्श लोकतंत्र है, इसलिए वहां मार्शल लॉ लगाने की कोशिश ने दुनिया को चकित कर दिया। पर भला हो कि यह कोशिश नाकाम हुई। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाए जाने सहित दक्षिण कोरिया के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहें। दक्षिण कोरिया में एक घटना अचानक नाटकीय हो गई। वहां राष्ट्रपति यून सुक एओल ने मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और उसके मात्र 6 घंटे बाद उसे वापस भी ले लिया, क्योंकि वहां मार्शल लॉ लगाने का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। विपक्षी दल के साथ दक्षिण कोरिया के लोग भी सड़कों पर आ गए और राष्ट्रपति को अपना फैसला वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोगों ने साफ तौर पर इस दलील को नकार दिया कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की जरूरत है। दुनिया में दक्षिण कोरिया को एक मजबूत लोकतंत्र के रूप में देखा जाता है। वहां लोकतंत्र में विगत 50 वर्ष में पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब किसी राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए जो तर्क दिए उन पर गौर करना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया का हवाला दिया और इसके बाद राज्य विरोधी लोगों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राज्य या सरकार विरोधी या एंटी स्टेट लोगों की वजह से मार्शल लॉ लगाना जरूरी हो गया था। हालांकि विपक्ष और देश के लोग राष्ट्रपति की इस दलील को पचा नहीं पाए। वास्तव में राष्ट्रपति यून के सामने शुरू से ही घरेलू या आंतरिक समस्याएं ज्यादा रही है। घरेलू राजनीतिक समस्याओं से आसानी से निजात पाने के लिए उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का फैसला किया। उन्हें शायद ऐसे दमदार विरोध की आशंका नहीं थी। मार्शल लॉ की घोषणा के बाद आपात स्थिति में संसद में प्रस्ताव रखा गया और मार्शल लॉ लगाने के फैसले को नकार दिया गया। कुछ देर में मार्शल लॉ को हटाना पड़ा। अब सवाल यह पैदा होता है कि राष्ट्रपति को हटाया जाएगा या उन पर महाभियोग चलेगा। इसमें शक नहीं कि दक्षिण कोरिया में विपक्ष ने राष्ट्रपति के इस फैसले के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाया है। खास बात यह है कि राष्ट्रपति यून की खुद की पार्टी में भी उनका विरोध हुआ। इससे यह भी लगता है कि राष्ट्रपति अपनी पीपुल्स पावर पार्टी को भी साथ लेकर नहीं चल पाए। वह चाहते थे कि जो एंटी स्टेट तत्व देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने सेना को शक्ति प्रदान कर दी। हालांकि राष्ट्रपति के फैसले के बाद घटनाक्रम में तेजी आ गई और मार्शल लॉ के लागू होने से पहले ही उसे वापस लेने को मजबूर कर दिया गया। विपक्षी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने विरोध का नेतृत्व किया और अपने सभी सांसदों को तत्काल वोट के लिए संसद बुला लिया। मार्शल लॉ को पलटने के लिए जिस राजनीतिक समर्थन की उम्मीद थी उसे जुटाने में विपक्ष ने देरी नहीं की। यह भी कहना चाहिए कि मार्शल लॉ को लागू करने के लिए जैसे राजनीतिक समर्थन की जरूरत थी, राष्ट्रपति यून के पास उसका अभाव हो गया और उन्हें फैसला वापस लेना पड़ा। मार्शल लॉ का इस्तेमाल आपात स्थिति में दक्षिण कोरिया में पहले भी हुआ है। पिछली बार इसका इस्तेमाल 1979 में हुआ था। 1987 में दक्षिण कोरिया संसदीय लोकतंत्र बना और उसके बाद से कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगाया गया था। अतः वहां पर राजनीति में यह एक निर्णायक मुकाम है जब मार्शल लॉ लगाने की कोशिश हुई है। मार्शल लॉ का नुकसान यह होता है कि पूरी ताकत फौज को मिल जाती है और नागरिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। राजनीति या मीडिया पर एक तरह से रोक लग जाती है, क्योंकि दक्षिण कोरिया की छवि उदारवादी लोकतंत्र की रही है और उसे एक आदर्श देश के रूप में देखा जाता है। आर्थिक रूप से भी वह बहुत मजबूत और दुनिया के दूसरे देशों के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। इसलिए वहां मार्शल लॉ लगाने की कोशिश ने दुनिया को चकित कर दिया। अगर इसकी असली कारण हम खोजेंगे तो 2022 में यून सुक एओल राष्ट्रपति चुने गए थे और उसके कुछ ही समय बाद विपक्षी पार्टी ने चुनाव जीतकर संसद में खुद को मजबूत कर लिया। इससे राष्ट्रपति यून को परेशानी होने लगी थी। विपक्ष उनके प्रयासों को रोक दे रहा था। इसके साथ ही यून के लिए आम लोगों के समर्थन भी बहुत नीचे खिसक गया। यून की पत्नी ने भी बहुत महंगे उपहार स्वीकार किए, जिससे भी यून की लोकप्रियता घटी और विवाद बढ़ गया। उपहार को भ्रष्टाचार से जोड़ा गया और यून को राष्ट्रीय टेलीविजन पर माफी मांगनी पड़ी। हालांकि उन्होंने इसकी जांच करने से मना कर दिया। देश में ऐसी ही अनेक समस्याएं पैदा हुई जिन्हें यून संभाल नहीं पाए और उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का फैसला किया। अब स्थितियां उनके बिल्कुल विपरीत चली गई है। उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी चल रही है। यून के लिए यह एक बड़ा झटका है, लेकिन उज्जवल छवि वाले दक्षिण कोरिया के लिए
यह उससे भी बड़ा झटका है। दक्षिण कोरिया को बहुत ही अच्छी नज़रों से देखा जाता है। वहाँ के नेताओं की अपनी विशेष छवि रही है। उन्हें दुनिया में सम्मान मिलता रहा है। ताज़ा घटनाक्रम से निश्चित रूप से दक्षिण कोरिया की साख पर तत्कालिक असर हो सकता है। जून ने राजनीति का जो रास्ता दिखाया है उसे लेकर चिंता बढ़ गई है। क्या किसी नेता को घरेलू स्तर पर राजनीतिक समस्याएं घेर ले तो वह देश में मार्शल लॉ लगाकर सबको संकट में डाल सकता है? ऐसी उम्मीद कम से कम किसी दक्षिण कोरियाई नेता से अभी तक नहीं थी। यहाँ अन्य लोकतांत्रिक संस्थाएं होती है, उनका मजबूत जमीन पर खड़ा होना जरूरी है। अगर संस्थाएं मजबूत न हो तो कोई भी नेता व्यक्तिगत परेशानी की वजह से संस्थाओं को संकट में डाल सकता है। दक्षिण कोरिया ने एक सबक सिखाया है कि वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी मजबूत है, वहाँ कैसे लोकतंत्र को पाला पोसा गया, उसकी जड़ों को कैसे गहरे स्थापित किए गए कि दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र मजबूत है। तभी अपने एक नेता के गलत फैसले से देश अपने को बचा पाया। विपक्ष ने तेजी दिखाई व लोग भी मुखर हुए और यह साबित हो गया कि देश में अगर लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हो तो फिर चंद लोगों को बुरा चाहने वाले से कुछ नहीं बिगड़ता। लोकतंत्र को सही ढंग से काम करना है तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत होना पड़ेगा। यह भी साबित हुआ कि लोग अगर सजग रहे तो लोकतंत्र में आ रही गिरावट को भी रोका जा सकता है। दक्षिण कोरिया जितना छोटा है उतना शक्तिशाली भी है। अगर हम यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउथ कोरिया जापान को भी टक्कर दे सकता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और यहीं पर दुनिया की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी मौजूद है। चलिए अंत में हम आपको दक्षिण कोरिया से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आप जरूर जानना चाहते होंगे। साउथ कोरिया में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो एक दिन का नहीं बल्कि एक साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि शिशु गर्भ में 9 महीने रहता है और यही वजह है कि साउथ कोरिया के लोग पैदा हुए बच्चों को एक साल का मानते हैं। दक्षिण कोरिया प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे आगे रहता है। ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी फिटनेस का भी बहुत ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे या पीछे किम लगा होगा। ये नाम कोरियाई लोगों में बेहद आम है। साथ ही फोटो खिंचवाते हुए यहाँ लोग इस्माइल के लिए किमची बोलते हैं। साउथ कोरिया में एक अच्छा नियम यह है कि यहाँ पर 20 वर्ष की उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र से पहले यहाँ नशा करना गैर कानूनी माना जाता है। यही वजह है कि इस देश में शराब की खपत हर साल 12.3 लीटर प्रति व्यक्ति है। शराब की खपत के लिए ये देश 19वें नंबर पर आता है। साउथ कोरिया एक साफ सुथरा देश है। ये देश अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान देता है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की आबादी 5 करोड़ के ऊपर है, जिसमें से 85% से अधिक लोग शहर में रहते हैं और बाकी बचे हुए गांव या अन्य पिछड़ी जगहों में रहते हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा था और 2012 में जेल की सुरक्षा के लिए गार्ड के रूप में रोबोट का निर्माण किया था। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट स्पीड में भी साउथ कोरिया सबसे आगे है। आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ के पुरुष महिला से ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं और लाखों रुपए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर खर्च कर देते हैं। यहाँ के पुरुष ब्यूटी प्रोडक्ट्स में करीब $900 मिलियन खर्च कर देते हैं। इस देश में पुरुषों को मिलिट्री सर्विस को कंप्लीट करना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ की एक और अनोखी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 60 की उम्र को पार कर देता है तो उसे एक ग्रैंड पार्टी देनी पड़ती है, जिसे कोरिया में हवान गैप कहते हैं, जो इस देश का एक रिवाज है। दक्षिण कोरिया के लोगों का ये मानना है कि अगर सपने में उन्हें सूअर दिखाई देता है तो उनके साथ कुछ होने वाला है। इसके अलावा यहाँ के लोग गिफ्ट में किसी को जूता नहीं देते, क्योंकि वे शूज को तोहफे में देना बुरा मानते हैं। दक्षिण कोरिया में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी सेलिब्रेट करने की बजाय 14 मार्च को व्हाइट डे के नाम से मनाया जाता है। यहाँ जिन लड़कों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती वे इस दिन को ब्लैक डे मानते हैं। 1 जनवरी नए साल का दिन होता है जिसे हम सभी जानते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया में एक और नया साल भी मनाया जाता है जिसे सियो लाल कहते हैं।
सियोलाल लूनर कैलेंडर पर आधारित होता है। इसकी तारीख हर साल बदलती है। इस दिन कोरिया में लोगों की छुट्टी होती है और लाखों दक्षिण कोरियाई इस दिन के ब्रेक में अपने परिवार के साथ नए साल का जश्न मनाते हैं। दक्षिण कोरिया में लोगों की पर्सनालिटी की पहचान उनके ब्लड ग्रुप से की जाती है। उनके ब्लड ग्रुप से पता चलता है कि इंसान असल में बुरा है या अच्छा। जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप डिप्लोमेटिक और एक जिम्मेदार इंसान है। ब्लड ग्रुप बी वाले को एडवेंचर चीज़ें करना और बाहर घूमना पसंद होता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप एक फ्रेंडली और एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। ये रही हमारी राय। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट कर सकते हैं। यदि हमारी काम आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।